हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री डिस्कशन में। आज हम अपने चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था की एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो आपन को वो आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका एकदम सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? M.N. पालकीवाला या N.N. पालकीवाला। तो इसको आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, N.N. पालकीवाला। चौथा प्रश्न, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 14 नवंबर 1949 ईस्वी को या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को? दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका सही आंसर? है बी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, इस शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न, संविधान के भाग तीसरे के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता के निश्चित किया गया है? मतलब हमें ये बताना है कि जो भारतीय संविधान का भाग तीसरा है उसमें मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेदों तक सीमित है। मतलब हमें बताना है कि कौन से अनुच्छेदों से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 25 से 30 तक या अनुच्छेद 25 से 28 तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 से 28 तक। 8वां प्रश्न, प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया था। तो जो न्याय शब्द है वो किन किन क्षेत्रों के लिए जोड़ा गया था? मतलब इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है प्रस्तावना, कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय शब्द की बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल आंसर सही है, बी उसका। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 9वां, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबाड़ी 1960 में या केशवानंद 1973? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरुबाड़ी। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेरुबाड़ी। संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना का एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये किस मामले की बात थी? ये बेरुबाड़ी न्यायालय की बात थी। इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? गोलकनाथ ने या फिर केशवानंद मामले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में।
प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ध्यातव्य है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करती है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। किसने कहा है प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री? तो के.एम. मुंशी जी ने बोला है प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री। इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची या फिर द्वितीय अनुसूची में? तो इसका सही आंसर होना चाहिए द्वितीय अनुसूची में। दोस्तों, प्रथम अनुसूची में किस बात का उल्लेख मिलता है? तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि 28 राज्यों एवं संघ शासित, कितने राज्य हैं संघ शासित? 8। तो 8 राज्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक आदि को प्राप्त करने होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न चौथा, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में या दूसरी अनुसूची में या नन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख ना तो प्रथम अनुसूची में मिलता है ना ही दूसरी अनुसूची में मिलता है, बल्कि उनके मूल अनुच्छेदों में प्राप्त होता है। उनकी शपथ का विवरण हमें उनकी ही मूल अनुच्छेदों में प्राप्त होता है। 15वां प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 6वीं अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5वीं अनुसूची में। दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो कौन सी अनुसूची में? 6वीं या फिर 5वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 6वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न 17वां, संघ सूची में विषय हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 या फिर 98? दोस्तों बताओ, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में है 98 विषय। कितने विषय हैं? 98 विषय हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि जो संघ सूची है उसमें जो भी नियम होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे कानून संविधान के लागू होने के समय। लेकिन इसमें कितने विषय थे? 97। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 98। तो अगर ऑप्शन में 97, 98 दिया होगा तो हमें इसका ऑप्शन 98 सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न, राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या है 62 या फिर 66? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 62। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? 62। ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर हम राज्य सूची के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। मतलब राज्य सूची से संबंधित जितने भी कानून आएंगे वो कौन बनाएगी? उनको राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे? 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें कितने विषय बचे हैं? 62 विषय बचे हैं। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में विषय है, कितने विषय हैं? 54 या 52? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 52। 52 हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। समवर्ती सूची के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। मतलब समवर्ती सूची में क्या होगा कि राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतभेद हो जाएगा, तो ऐसे में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 अर्थात 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने विषय बचे हैं? 52 विषय बचे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52। प्रश्न 20वां, ये इस सीरीज का क्लास पहली का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 20वां, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 13 या फिर 14वां? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 14वां विषय। 14 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में थोड़ा सा हम लोग पता करेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या है कि